लास्ट अटेम्प्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ में से 50 नंबर का लगा था और इस बार भी हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस निकाल दिए। मेन पीडीएफ हमारे गूगल ड्राइव लिंक पे है, जिसका आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी बन रखी है, टेलीग्राम चैनल बन रखा है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सबके लिंक डाल दूंगा। अब मेरी बात सुनो ना। हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के डिटेल क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके थे और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 ऑडिट एविडेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एलडीआर क्वेश्चंस। सर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं इसके लिए। आप मान के चलो सर, ये ए कैटेगरी क्वेश्चंस है, आपको प्रायोरिटी बेसिस पे ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे हो, सो डैट ये बाकी बच्चे भी बेनिफिट ले सके। स्टार्ट करते हैं सर चैप्टर नंबर 4 एलडीआर क्वेश्चंस। पहला अपन ऐसे 500 का क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको पहले है ना थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन कैसा है ये। आपको क्या बोला जाएगा कि आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई ऑडिटर कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा है। ठीक है, एंड देन उसको एक्सप्लेन करने की बोल सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली अगर इंक्वायरी और इंस्पेक्शन का क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इंक्वायरी इंस्पेक्शन का कंटेंट बहुत अच्छा खासा है। ठीक है सर, अभी सुनो ना। इंक्वायरी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ट्रिक कहाँ पे है? रिकैलकुलेशन रीपरफॉर्मेंस में। रिकैलकुलेशन समझना सर, एग्जाम्पल कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आपने वापस करी, दैट इज रिकैलकुलेशन। क्लाइंट ने आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भेजी थी, आपने उसको वापस करी, दैट इज रिकैलकुलेशन। सर रीपरफॉर्मेंस कब होता है? रीपरफॉर्मेंस इज रिलेटिंग टू परफॉर्मिंग अगेन। रीपरफॉर्म कर रहे हो, ऑडिटर रीपरफॉर्म कर रहा है सर। क्या? कंट्रोल। जो एंटिटी ने कंट्रोल्स लगाए थे ना, जो एंटिटी ने फॉलो करे, ऑडिटर उसको रीपरफॉर्म कर रहा है। दैट इज फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस क्यों बनाया जाता है? क्लाइंट की तरफ से कंट्रोल होता है एक तरीके का ये, ताकि सर कैश बुक में बैंक का बैलेंस और सर बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो मैच हो जाए। ऑडिटर क्या करेगा? उसको रीपरफॉर्म करेगा। समझे क्या सर? दैट इज वेरी टेक्निकल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी सुनो ना, एक इंस्पेक्शन से रिलेटेड पॉइंट भी आपको मिल सकता है। इंस्पेक्शन में होता क्या है सर? रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना। कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको सर एग्जामिन करना, दैट इज द नेचर ऑफ इंस्पेक्शन। साथ के साथ में सर इंस्पेक्शन में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट भी आता है, ये बात को ध्यान में रख के चलना। आप इंक्वायरी इंस्पेक्शन का 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी मेंटली रेडी रहना, अगर आ जाए तो प्लीज़ अच्छे से लिख के आना। ठीक है, साथ के साथ में सर मैंने आपको रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस बता दिए। यहीं पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन टारगेट करेगा, अदरवाइज बहुत इजी है ये क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ सर। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आरटीपी मई 2025। देखो, while verifying the fixed asset, she examined factory equipment and verified the presence of each item. सर क्या है ये? इंस्पेक्शन। ठीक है, टू वेरीफाई द कंपनी अकाउंट रिसीवेबल, शी डायरेक्टली सेंड बैलेंस कंफर्मेशन टू सम ऑफ द कस्टमर। अरे सामने वाले कस्टमर से अपन बैलेंस कंफर्मेशन मांग रहे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सीए रिमी एग्जामिन परचेज इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिन वर्ड आ रहा है। ऑथराइजेशन रिकॉर्ड टू असेस द वैलिडिटी ऑफ पेमेंट एंड अप्रूवल प्रोसेस, सिंपल भाई इंस्पेक्शन। रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट को एग्जामिन ही तो कर रहे। She independently performed, very nice. She independently performed bank reconciliation that were originally carried out by the accounts department. बोलो भाई, अमेजिंग। रीपरफॉर्मेंस बहुत अच्छा पॉइंट है, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे। रीपरफॉर्मेंस। शी ऑल्सो चेक द एक्यूरेसी ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मेड बाय द क्लाइंट। रिकैलकुलेशन, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए अब। रिकैलकुलेशन किसके लिए होता है सर? अमाउंट के लिए होता है। रीपरफॉर्मेंस किसके लिए होता है सर? एक प्रोसेस के लिए होता है। जो एंटिटी परफॉर्म कर चुकी है, ऑडिटर उसको रीपरफॉर्म कर रहा है। ठीक है सर, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। हाँ, एंड देयरफॉर ऑफ द ऑडिट एविडेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स, इज नेचर एंड द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। एक्सप्लेन एंड इलुसिटेट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच आर यूजफुल इन असेसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। मेरी बात को सुनो ना, ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं सर। क्या? मेरी बात को सुनो, लिंक करना सर। 2 पॉइंट तो बड़े इजी है। अगर ऑडिट एविडेंस इंडिपेंडेंट सोर्सेज से ऑब्टेन्ड होगा, दैट विल बी मोर रिलायबल। एक्सटर्नल एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होता है। हाँ सर, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका ये मतलब मत समझ लेना कि इंटरनल एविडेंस रिलायबल नहीं होता। इंटरनल एविडेंस विल बी मोर रिलायबल if controls relating to preparation presentation of that data is good. कंट्रोल्स अगर इफेक्टिव है तो वो इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि सर इंटरनल एविडेंस रिलायबल नहीं होगा। 2 पॉइंट तो ये लिख दो। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ओरिजिनल कॉपीज विल बी मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू द डॉक्यूमेंट्स विच आर फोटो कॉपीज।
विच आर डिजिटली मेड, क्योंकि सर वहाँ पे छिड़काने की उम्मीद है। हाँ सर। अच्छा, ऑडिट रिलायबिलिटी कब बढ़ेगी सर? जब ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर ने ऑब्टेन करा है ना, लेट्स से फ्रॉम ऑब्जर्वेशन रादर देन इनडायरेक्टली ऑब्टेन। इनडायरेक्टली ऑब्टेन इज लाइक ए इंक्वायरी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे। फिर एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म विल बी मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस, वो बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये आपके 5 पॉइंट थे, प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से रीड करना, बिकॉज ये आंसर इज़ वेरी इजी, बट एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ना, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझा दिया है। डन सर। देन लेट्स मूव टू ऐसे 505। ऐसे 505 का मैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमटीपी जनवरी 2025 में ही पूछा हुआ है, एमटीपी सितंबर 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एज एन ऑडिटर ऐसे 505 के बेसिस पे आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट करी, ठीक है। आप मैनेजमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, कि मैनेजमेंट मैं है ना सामने वाली पार्टी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना चाहता हूँ, ठीक है, कोई डेटर है उसको भेजना चाहता हूँ। मैनेजमेंट ने मना कर दिया। मैनेजमेंट ने मना कर दिया, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो मेरी बात सुनना। अब मैनेजमेंट और तुम्हारी बातें हो रही है, वहीं से सारे पॉइंट निकाल लेना। मैनेजमेंट को तुमने बोला, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तुम क्या करोगे? मैनेजमेंट क्यों क्यों मना कर रहा है भाई? क्या रीजन है? इंक्वायरी अबाउट द मैनेजमेंट रिफ्यूजल, साथ के साथ में मैनेजमेंट जो भी रीजन बताए उसकी वैलिडिटी चेक करना, उसकी रीजनेबलनेस चेक करना। हाँ तो वो सोचना, अरे यार इसने मना कर दिया, इसके कारण मेरे रूमम पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या ये फ्रॉड रिस्क लग रहा है, क्या मेरे नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट आएगा। मैं आंसर तो अभी दिखाई नहीं रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास में ऑप्शन है क्या सर? क्या आपके पास में ऑप्शन है? नहीं सर। तो क्या करोगे? परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्म आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। क्या ये बात आपको समझ में आती है सर? 3 पॉइंट थे, बड़े इजी तरीके से हो गए। मैंने कहा मैनेजमेंट ने मना कर दिया, हाथों हाथ इंक्वायरी करो। क्यों मना कर रहा है दादा? क्या हो गया राजा, क्यों मना कर रहा है? और वो जो रीजन बोले ना उसकी सर वैलिडिटी चेक करना, रीजनेबलनेस चेक करना। हाँ सर। मन ही मन में सोचना, अरे यार इसने मना कर दिया, इसके कारण मेरे रूमम पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, फ्रॉड रिस्क है क्या, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। ओके सर। फिर अब बैठे रहो, तुम ना रहोगे, क्या करोगे आप? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। हाँ सर। अभी मेरी बात सुनो ना, मैं आंसर तो दिखा ही नहीं रहा हूँ, पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ तुम्हें। सपोज कर मैनेजमेंट का रीज़न गलत था, मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल का रीज़न जेन्युइन नहीं था, या आपने ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए ना, तो यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन रिलायबल एंड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट वर्ड मैं यूज़ नहीं करता, रेलिवेंट रिलायबल वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ बिकॉज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन एक क्वालिटी ऑडिट एविडेंस होता है। छोटी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सर मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल वॉज नॉट राइट, या आपको आपका काम नहीं बना, तो व्हाट यू विल डू? मैंने कहा एक बार टीसीडब्ल्यूजी वालों को बता देना भाई, ये चीज़ें हुई है, टीसीडब्ल्यूजी वालों को मैटर बताओ, और अल्टीमेटली इफ़ तुम्हारी दाल नहीं गल रही है, व्हाट यू नीड टू डू, आप मॉडिफिकेशन की तरफ जाओगे। तब 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बता दिया, लास्ट में फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन लिख के आ जाना। देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Steps of auditor. The inquire as to management reason for the refusal and seek audit evidence as to their validity and reasonableness. अब स्टोरी फॉर्म में चलो, हाथों हाथ सोचो कि इसकी implication क्या होगी ऑन ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रेलिवेंट रोमम, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। फिर व्हाट यू विल डू? परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। सर इस वर्ड की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज अ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इसलिए आप रेलिवेंट रिलायबल वर्ड यूज करते हो यहाँ पे, ठीक है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज नॉट जेन्युइन, गलत है भाई, या यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन रेलिवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस बाय अप्लाइंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, टीसीडब्ल्यूजी वालों को एक बार कम्युनिकेट करो। और फिर फाइनली तुम्हें किसकी तरफ जाना है? मॉडिफिकेशन की तरफ जाना है। मॉडिफिकेशन की तरफ इम्प्लीकेशंस तुम्हें लिखे जानी है। डन सर, क्लैरिटी है? हाँ सर, डन। देन आ जाओ ना मेरे साथ में ऐसे 505। ऐसे 505 का एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। पिछली बार आई स्पेसिफिकली मेड स्टूडेंट टू रीड नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन थरली। मैंने नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे दिया था लास्ट टाइम। 4 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा था जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक है। इस बार मैं आपको नेगेटिव एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो नहीं दे रहा, पर 2 क्वेश्चन मैं बना के दिए। दूसरा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, दैट इज एमटीपी मई 25 का क्वेश्चन है ये। सर क्या क्वेश्चन है? CAT, statutory auditor of a company, is in the process of designing external confirmation requests to be sent to trade receiver, ठीक है। As properly designed confirmation requests are essential to ensure the reliability and effectiveness of audit evidence obtained. Further, well-structured requests help in reducing the risk of material
रिस्पॉन्सेज मिसअंडरस्टैंडिंग बाय द रेसिपेंट। सिंपल है यार, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हो तो उसके डिज़ाइन से रिलेटेड बातें कर रहा है कि भाई भेज रहे हो तो सही से भेजो। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन वाई डिजाइनिंग अ प्रॉपर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नेसेसरी। अगर प्रॉपर रिक्वेस्ट आप नहीं भेजोगे तो देर विल बी अ चांस कि वो सामने वाले रिस्पॉन्ड नहीं करे, मिसकम्युनिकेशन हुए। एंड डिस्कस द की फैक्टर्स ऑन ऑडिटर शुड कंसिडर्ड व्हेन डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज रहे हो ना, तो कुछ फैक्टर्स का ध्यान में रखो। सर क्या, पहली चीज, पहले तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट सर, उसका है ना लेआउट एंड प्रेजेंटेशन देखो। लेआउट प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी मच क्लियर। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है तो लिखा हुआ होना चाहिए पॉजिटिव, है नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, साथ में सर सामने वाली पार्टी की एबिलिटी है क्या, अबिलिटी ऑफ द इंटेंडेड पार्टी टू कंफर्म और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। अभी क्या होता है सर, आप क्या करते हो जनरली है ना, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन या एनकरेजमेंट लगा देते हो ताकि सामने वाले रिस्पॉन्ड करे, सामने वाला मोटिवेटेड रहे टू रिस्पॉन्ड। मैनेजमेंट ऑथराइजेशन एनकरेजमेंट टू द कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू ऑडिटर, क्योंकि कंफर्मिंग पार्टी मे नॉट बी विलिंग टू रिप्लाई टू ऑडिटर अगर मैनेजमेंट का अप्रूवल, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन नहीं है तो, है ना। वो क्यों बोलेगा यार, वो तो करेगा रे, ठीक है ना, 4 ऑडिटर रोज पूछते हैं मुझसे, मैं क्यों जवाब दूँ। ठीक है सर। अच्छा, साथ के साथ में पर प्रायर एक्सपीरियंस ऑन द ऑडिट ऑफ अ सिमिलर एंगेजमेंट देख लो। फिर नेचर ऑफ असर्शन, कौन सा एड्रेस हो रहा है स्पेसिफिकली, सर रूमम कौन सा असेस हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी आप देख के चलो। तो ये कुछ 6-7 पॉइंट है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अनदर पॉइंट, 5 पॉइंट एटलीस्ट ध्यान में रख के चलना। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। सो हमने ऐसे 505 कर लिया, ऐसे 500 कर लिया। अब आओ मेरे साथ में ऐसे 510। सर ऐसे 510 छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 2 क्वेश्चन इसके करवाने हैं। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कब होता है, आपने पिछले साल ऑडिट नहीं करी है, या तो ऑडिट किसी और ने करी है, हाँ सर, या ऑडिट हुई नहीं है, आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो। ओके सर, अभी मेरी बात को सुनो ना। ये आप 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, ठीक है सर। यहाँ पे ये बैलेंस शीट का डेटा है, फॉर एग्जांपल पीपीई 31/3/25 5 करोड़ का। अभी पीपीई ये बना कैसे 5 करोड़, सर ओपनिंग प्लस एडजस्टमेंट इक्वल टू क्लोजिंग। हाँ सर, ये क्लोजिंग तो आपका आ गया। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड फोकस, सर आपने पिछले साल ऑडिट नहीं करी है तो सर ये ओपनिंग बैलेंस का भी तो इशू आ गया, एंड ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट फोकसेस ऑन दिस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अरे आपने ऑडिट करी होती तो दिक्कत ही नहीं होती। सर आपने ऑडिट नहीं करी है, पिछले साल यू वर नॉट द ऑडिटर, तो सर ये जो ओपनिंग बैलेंस था ना सर, आपको इस पे सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ता है कि सर ये क्या ये ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है, और अगर मिसस्टेटमेंट है तो क्या ये मटेरियली इम्पैक्ट कर रहा है क्या करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 510। मैंने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। अभी सर इसमें पहला एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इन्वेंट्री से रिलेटेड। सर इन्वेंट्री से रिलेटेड आप ओपनिंग इन्वेंट्री पे क्या करोगे सर, ओपनिंग इन्वेंट्री पे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, ठीक है, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग ऑडिट। ओपनिंग इन्वेंट्री पे आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे लोगे सर, ये बताओ। ठीक है, तो मैं सिंपल बोलता हूँ ना, रिवर्स कैलकुलेशन। एक तो हो गया रिवर्स कैलकुलेशन, मतलब सर मैंने कहा 31/3 को जैसा आप इन्वेंट्री का फिजिकल अटेंडेंस देते हो, आप अटेंडेंस देते हो ना फिजिकल वेरिफिकेशन होते समय, वो तो करो ही करो, वहां से रिवर्स कैलकुलेशन करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटीज पे आओ। ठीक है सर। देन रिव्यू जीपी मार्जिन एंड कट ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है सर। थर्ड, आप क्या करो सर, ओपनिंग इन्वेंट्री है ना, उसका सर वैल्यूएशन दे रखा होगा, सर ओपनिंग इन्वेंट्री के वैल्यूएशन पे सर ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। ठीक है सर, ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन सर। तो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ सर। इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब सर पिछले साल आपने ऑडिट नहीं करी थी। इन केस ऑफ इन्वेंट्री द करंट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस प्रोवाइड लिटिल ऑडिट एविडेंस। तो आपको अलग से कुछ करना ही पड़ता है ओपनिंग इन्वेंट्री पे, और ये आपके 3 प्रोसीजर है सर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ जो कि भाई 5 स्टार टॉपिक है इसका। न्यूली अपॉइंटेड ऑडिटर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट wants to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balance contain misstatement that materially affect the current period financial statement. Explain audit procedure relating to initial audit engagement relating to opening balance. ठीक है सर, तो मैंने क्या बोला
सर इसके ना डिटरमाइन से रिलेटेड 2 पॉइंट है, लैंग्वेज ऐसी आएगी, डिटरमाइन डिटरमाइन 1 2, और तीसरे के 3 सब पॉइंट है, ऐसे दिमाग में फ्लो बिठाना। ठीक है, अगर आपका काम नहीं बन रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंस, ऑब्वियसली सर आपको मॉडिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये छोटा सा हिंट है, पूरा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा अपना। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ सर, आप क्या देखूं, ओपनिंग बैलेंस सर पिछली बार की बैलेंस शीट के फिगर से ही आएंगे। हाँ सर, तो क्या वो करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए कि पहले तो ये देख लो, डिटरमाइन वेदर द प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड। हाँ सर, साथ के साथ में सर अगर पिछले साल कुछ गलती थी क्लोजिंग बैलेंस में तो डेट कैन बी करेक्टेड विथ प्रॉपर एडजस्टमेंट लाइक प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सर वो कर दिया गया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है क्या। सेकंड आप क्या देखो सर, ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हुई है ना ओपनिंग बैलेंस की, सर क्या वो अप्रोप्रिएट है क्या, एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज है क्या, वो डिटरमाइन करो। ठीक है सर, 2 पॉइंट डिटर्मिनेशन से रिलेटेड थे। फिर मैंने कहा परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, एक करो या दोनों करो या तीनों करो, आपकी इच्छा। मैं क्या बोलता हूँ सर, पिछले साल ऑडिट अगर हुई थी, यू आर नॉट द ऑडिटर, किसी और ने तो ऑडिट करी है। हाँ सर, अगर ऑडिट करी तो मान के चलो सर ही इज़ अ गुड पर्सन, चार्टेड अकाउंटेंट तो है ही ना सर, तो एक काम करो सर, उसकी कॉपीज़ मंगवाओ, उसकी कॉपीज़ को बहुत अच्छे से एग्जामिन करो। ठीक है, उसकी कॉपीज़ को बहुत बहुत अच्छे से एग्जामिन करो, वेदर where the prior year financial statement were audited per using the copies of the audited financial statement including the other relevant document। सर उसके बाद में क्या देखो सर, करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी आप लगाते हो, चेक करो कि क्या सर वो ओपनिंग बैलेंस पे सर ऑडिट एविडेंस आपको निकाल के दे रहे हैं क्या। असेस इफ करंट ऑडिट प्रोसीजर्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर ओपनिंग बैलेंस, एंड सर लास्ट में सर स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर सर ओपनिंग बैलेंस पे भी लगाओ। ठीक है, ऑडिटर जब सेटिस्फाई हो जाए, बात खत्म, तीनों में से एक कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, he has the choice, he should be satisfied that I have obtained the sufficient appropriate audit evidence। अगर आपका काम नहीं बनता, सपोज करो आपको सर मिसस्टेटमेंट मिला, तो आप मैनेजमेंट को बताओगे, हाँ, और मैनेजमेंट को बोलोगे सर इसको करेक्ट कर, मैनेजमेंट ने कर दिया करेक्ट तो ठीक है, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करा तो आप ये देखोगे कि सर ये करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियल इंपैक्ट कर रहा है। सर अगर कर रहा है तो आप मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हो, मॉडिफिकेशन की तरफ जाते हो। और सर इसमें मॉडिफिकेशन में भी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, रिपोर्टिंग एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी बात को सुनो ना, इफ यू हैव ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट विल इम्पैक्ट करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली, देन आपको सर क्वालिफाइड एडवर्स करना है। ठीक है, बट अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल रहा ना, तो आपको क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर करना है। क्या ये बात आपको समझ में आती है। हाँ सर, देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, देन ऐसे 501 का क्वेश्चन, मैं एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सर इन्वेंट्री में मेरी बात सुनो, मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। सर इन्वेंट्री अगर मटेरियल है तो ऑडिटर को सर, इन्वेंट्री अगर मटेरियल है ना तो मैनेजमेंट क्या फिजिकल वेरिफिकेशन तो कराता ही है। अगर इन्वेंट्री मटेरियल है ना तो ऑडिटर को वहाँ पे अटेंडेंस देनी पड़ती है, प्रेजेंट सर। ठीक है, अल्टीमेटली मैनेजमेंट इज डूइंग फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिटर वहाँ पे जाके अटेंडेंस देता है। ठीक है, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को सर वो इवेलुएट करता है, अरे मैनेजमेंट कैसे कैसे काम कर रहा है, फिर ऑब्जर्व करता है भाई मैनेजमेंट के जो जो इंस्ट्रक्शंस थे वो वैसे ही काम कर रहा है क्या। देन वो और क्या करता है सर, इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करता है, परफॉर्म टेस्ट काउंट करता है। परफॉर्म टेस्ट काउंट का एक क्वेश्चन अपन चैप्टर नंबर 5 में भी करेंगे। हाँ सर, फिर फाइनली वो क्या करता है सर, जो भी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स होते हैं ना उस पर सर ऑडिट प्रोसीजर लगाता है टू चेक द डिफरेंस बिटवीन सर जो एक्चुअल बुक्स में जो इन्वेंट्री है और जो फिजिकली पड़ी है। ठीक है सर, अभी मेरी बात को सुनो ना, आपको एक क्वेश्चन इन्वेंट्री से रिलेटेड कभी भी आए ना ऐसे 501 का, आपको ये कंटेंट तो लिखना ही है सर, दिमाग ही मत लगाओ। ठीक है, बाकी इसके अलावा सर यहाँ पे इन्वेंट्री से रिलेटेड स्पेशल केसेस है जो आपको अच्छे से करने हैं। और इंस्टीट्यूट ने आरटीपी सितंबर 2025 में सर बहुत ही बढ़िया स्पेशल केसेस बोला। सर क्या क्वेश्चन बोला कि सपोज करो कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे, कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे ऑडिटर प्रेजेंट नहीं हुआ ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, तो क्या वो सही है क्या। मेरी बात को सुनो ना, मेरी बात को सुनो, आपको नॉर्मली तो फिजिकली प्रेजेंट वहाँ पे होना ही है, बट सपोज इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल दो रीजन से होता है सर, लोकेशन के कारण, नेचर के कारण। तो व्हाट यू विल डू सर, आप उसका एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते। ठीक है, आप है ना कैजुअल नहीं कर सकते कि सर मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं जा रहा, है ना। बट अगर इम्प्रैक्टिकेबल ही है तो व्हाट यू डू, परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर आपका ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर पे से काम नहीं चल रहा, काम नहीं बन रहा,
सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, देन गो फॉर मॉडिफिकेशन, बट एटलीस्ट ट्राई फॉर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे क्या केस था कि सर वेयर हाउस है ना बॉर्डर लोकेशन में थे, इसलिए इन्होंने बोला कि सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रिस्की है, ऐसा कुछ इन्होंने क्वेश्चन बनाया। तो अगर जेन्युइन रीजन है, एटलीस्ट परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। सर साथ के साथ में सर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के एग्जाम्पल भी देना। तो मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए क्या करूँ, 31/3 पे खड़े हो जाओ। 31/3 के बाद में कोई जो भी सब्सिक्वेंट सेल हुई है ना सर, उसको एग्जामिन करो। सर क्यों? अगर सब्सिक्वेंट सेल हुई है तो ऑब्वियसली सर वो इन्वेंट्री में होनी चाहिए। हाँ सर, तो सब्सिक्वेंट सेल को कर लो एग्जामिन। सर प्रायर परचेज भी कर सकते हो आप। तो प्रायर परचेज कैसे? मैंने कहा 31/3 के पहले अगर आपने कोई परचेज करी है तो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन 31/3 इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। हाँ सर, वो चेक कर लो। क्या ये बात है आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर। देखो कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही खटाखट होता है। मैंने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करा दिया। प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको ये दोनों बता दिए। अटेंडेंस एंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नॉट प्रैक्टिकेबल, नॉट प्रैक्टिकेबल है परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है ना, बिकॉज यू कैंट गिव एक्सक्यूज। अच्छा नॉर्मली तो आप एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते कि सर टाइम नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, ये सारे एक्सक्यूज तो आपके चलेगी ही नहीं अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ जाए तो। और लोकेशन नेचर के कारण अगर नॉट पॉसिबल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, उसका भी एग्जांपल दे दो। और अगर काम नहीं बन रहा मॉडिफिकेशन की तरफ जाओ, टाटा बाय बाय। पूरा क्वेश्चन समझा दिया, पूरी हिस्ट्री बता दी है, इसकी A to Z कहानी बता दी है, कर लेना जल्दी से, ठीक है सर। देन ऐसे 550 की बातें करते हैं। ऐसे 550 का मैं आपको अगर क्वेश्चन बताऊं तो सर ऐसे 550 के मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं सर, एक और इसका क्वेश्चन है वो भी आप करके जाना, और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है सर वो भी एक बार अच्छे से करके जाना, बिकॉज ICAI हैज़ नेवर टारगेटेड दैट क्वेश्चन। मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए अच्छे मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, बट सर एक एक टॉपिक और है इसका, वो अच्छे से करके जाना, ठीक है सर। ऐसे 550, मेरी बात को सुनो ना सर। सर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन्स जनरली क्या होता है, मैं आपको बताऊं तो सर कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना सर। अकाउंटिंग सिस्टम भी इनके बैलेंसेस को मैच नहीं करा पाता सर, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इतने सारे दिक्कतें होती है ना यहाँ पे जिसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सर रूमम जनरली ज़्यादा ही मिलता है ना। आपको पूछा है कि सर बताओ कुछ एग्जांपल्स जिसके बेसिस पे आप बोल सको कि सर यहाँ पे रिलेटेड पार्टी में रूमम ज़्यादा होता है, ठीक है। द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन में इन सम सर्कमस्टेंसेज में गिव टू हायर रूमम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो मैं क्या बोलता हूँ सर, कॉम्प्लेक्स CIN, कंपनी में CIN होता है एक, ठीक है। सिन, CIN, CIN। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्या होता है भाई सर, रिलेटेड पार्टी सर बड़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है। जैसे आप है ना एक बेसिक सा एग्जांपल समझो सर, आपके दादा, दादा के भाई के बच्चे के बच्चे, ठीक है, वो आपकी बहन भाई हो गए। पर सर वो इतना कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो जाता है ना कि आज की युवा पीढ़ी तो समझ ही नहीं पाती। भाई मेरे को कोई मिल जाता ना रिश्तेदार, मैं तो ढोक दे देता हूँ, बोलते पहचाना कि, मैंने कहा हाँ, थैंक गॉड नाम नहीं पूछते, कुछ ही ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो सर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इनकी होती है, बड़ी दिक्कत की बात होती है। साथ के साथ में सर इनफेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम में नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई सच ट्रांजेक्शन्स और बैलेंसेस, ठीक है। साथ के साथ में सर अगर नॉन मार्केट टर्म्स पे काम हुआ, नॉन मार्केट टर्म्स पे काम हुआ, जनरली यहाँ पे नॉन मार्केट टर्म्स में ही काम होता है, ट्रांजेक्शन में डिवीट फ्रॉम स्टैंडर्ड मार्केट टर्म्स, एग्जांपल कंडक्टेड विदाउट प्रॉपर कंसिडरेशन। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्या? हाँ सर, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक, फिर मैं आगे वापस टेकअप करता हूँ। यस पीपल, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरी बात सुनो ना सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन ऐसे 550 का क्वेश्चन ये है कि सर कौन कौन से रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स है जहाँ से ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आपको एज इट इज़ एग्जाम में यही लाइन लिखी हुई आएगी, यही क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। मैंने क्या बोला सर, ऑडिटर को कौन कौन से रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स है जहाँ से रिलेटेड पार्टी की सर खुशबू आ सकती है, ठीक है। बड़ा इजी है, बड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेटेड पार्टी की झलक कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, मेरी बात को सुनो ना। एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न भरती होगी, हाँ सर इनकम टैक्स रिटर्न में पता पड़ गई। अच्छा सेबी ने सपोज करो कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, उनको दे दी, ठीक है। IPO आया, प्रोस्पेक्टस में इश्यूज मिल जाएगी। किसी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली, वहाँ से पता पड़ जाएगी। कहीं पे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर आप देखो, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में तो क्लियरली पता पड़ेगा सब्सिडी एसोसिएट जीवी का जलवा। हाँ सर, तो एक बार पॉइंट्स देखो ना, मैंने आपको एक बार बैकग्राउंड दे दिया, अब देखो पॉइंट्स। एंटिटी इनकम टैक्स रिटर्न,
इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अच्छा, शेयर होल्डर रजिस्टर होता है जिसमें क्लियरली शेयर होल्डर्स के बारे में पता होता है। फिर मेन बता देता हूँ मैं आपको, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट नॉट इन द एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान रखना, रिलेटेड पार्टी एक ऐसा एरिया होता है सर जहाँ पे ट्रांजेक्शन शायद आर्म लेंस पे ना हो रहे हो, तो कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो आर्म्स लेंथ पे नहीं हो रहे हो ना, वहाँ पे रिलेटेड पार्टी की खुशबू आपको आ जाएगी। ठीक है सर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर्ड बाय द एंटिटी। अच्छा, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ लो। डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द एंटिटीज फाइलिंग विद द सिक्योरिटी रेगुलेटर, यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ना, आपका रिकॉर्ड ऑफ एंटिटी इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो क्लियरली दिख जाएगा सर एंटिटी ने किधर किधर इन्वेस्टमेंट अपने कर रखे है। ठीक है, 12-13 पॉइंट है, 7-8 पॉइंट ध्यान में रह गए, मोर देन इनफ है। डन सर। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ। सर नेक्स्ट स्टैंडर्ड है अपना ऐसे 610, वेरी इजी स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड। मैं इसके 2 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, वेरी हाई चांस इन दोनों क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपका मेजर पोर्शन कवर कर लेगा ऐसे 610 का। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 1, आरटीपी जनवरी 2025। Give examples of procedures in which CA Mukul should not use an internal auditor to provide direct assistance। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपको एग्जांपल्स देने कि कब इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं करना है टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। ठीक है सर, देखते हैं। CA Mukul is the external auditor of BH Limited, a large company, फलाना फलाना। आफ्टर असेसिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी, सीए मुकुल डिसाइडेड टू यूज इंटरनल ऑडिट। ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट असिस्टेंट। सर डायरेक्ट असिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर की निगरानी, सुपरविजन, डायरेक्शन, रिव्यू में इंटरनल ऑडिटर काम कर रहा है। ठीक है, वो लिख दो। ऑल्सो कमेंट वेदर प्रायर टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर प्रायर टू यूजिंग इंटरनल by direct assistance, internal auditor by direct assistant for audit, सीए मुकुल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी रिटन अग्रीमेंट और नॉट। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, रिटन अग्रीमेंट मैनेजमेंट से भी लेना पड़ता है और रिटन अग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर से भी लेना पड़ता है। सर मैनेजमेंट से तो क्या रिटन अग्रीमेंट लिखा हुआ होता है कि आप ऑथराइज कर रहे हो कि वो हमारे लिए काम करे एंड आप बीच में इंटरफेरेंस नहीं करोगे। इंटरनल ऑडिटर फंक्शन से ये लेना पड़ता है कि आप थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कोई भी आप पे आए तो आप कन्वे करना, साथ के साथ में यू विल मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, और जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे वैसे आप काम करोगे। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। तो obtain W written agreement from authorized representative of the entity that internal auditor will be allowed to follow the external auditor instructions and entity will not intervene in the work internal auditor performs for the external auditor। और internal auditor से भी agreement कराएंगे सर, क्या? that they will keep confidential specific matters as instructed by external auditor। और सर अगर उनकी ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस पे कोई थ्रेट आएगा तो वो कन्वे कर देंगे। ठीक है, अभी मेरी बात को सुनो ना। कौन से ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे सर इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू यूज़ डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर? मैं बोलता हूँ सर जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करो सर। ठीक है, तो प्रोसीजर्स विच इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट इन द ऑडिट। ठीक है सर। सर एरिया जो कि हाई रोमम है एंड जहाँ पे जजमेंट सर मोर देन लिमिटेड इन्वॉल्व है। ठीक है सर। तीसरा सर, ऐसा एरिया जहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन खुद भी इन्वॉल्व था। फॉर एग्जाम्पल परचेज डिपार्टमेंट के बड़े या इंपॉर्टेंट रूल्स वो खुद ले रहा था, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ऑडिट उससे अगर अपन कराएंगे तो क्या ही मतलब है। प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू वर्क फ्रॉम विच इंटरनल ऑडिटर हैव बीन इन्वॉल्व एंड विच हैज ऑलरेडी बीन और विल बी रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट TCWG बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ठीक है सर, ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रख के चलो, इस पॉइंट को रट लेना, इस पॉइंट को याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि अभी इस पॉइंट का मैं मतलब अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा, 3 पॉइंट इसको मैंने आपको समझा भी दिए, याद भी करा दिए। ठीक है सर। देन एक क्वेश्चन है सर, हाउ एक्सटर्नल ऑडिटर इवेल्युएट्स ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। एक्सटर्नल ऑडिटर बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इवेल्युएट 3 थिंग्स: ऑब्जेक्टिविटी, कंपिटेंस एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। आई हैव स्पेसिफिकली आस्क यू क्वेश्चन अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी एंड कंपिटेंस। ठीक है सर, आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव पे मिल सकता है या कंपिटेंस पे मिल सकता है, मैंने कंबाइन करके दे दिया है। सुनो ना मेरी बात को, पहले मैं कंपिटेंस की बात कर लेता हूँ सर। इंटरनल ऑडिट फंक्शन के कंपिटेंस को चेक करना है तो सिंपल लॉजिक है कि सर उसके पास में, मतलब वो चैप्टर नंबर 11 एथिक्स में आपने प्रोफेशनल कंपिटेंस की डेफिनेशन पढ़ी है सर, सेम डेफिनेशन आएगी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपिटेंस? सर कंपिटेंस रेफर्स टू द अटेनमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, as a whole at the level required to enable assigned tasks to be performed by the internal audit function as per the TRL requirement। ठीक है, यहाँ पे diligence का मतलब भी बता दो। ठीक है सर।
फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर। अभी मेरी बात को सुनो ना, आप बेसिक चीज़ देखो कि भाई इंटरनल ऑडिट फंक्शन के टीम मेंबर्स एडुकेट है क्या, मतलब उनको ऑडिट की नॉलेज है क्या, इनफ है क्या, मतलब दे प्रॉपरली ट्रेन देयर स्टाफ, सुपरवाइज देयर स्टाफ। और एंटिटी एंटिटी इंटरनल ऑडिट को जब हायर करती है तो वो प्रॉपर तरीके से उनका कोई सिस्टम है क्या, ऐसे कुछ पॉइंट्स आपके देखने को मिलेंगे। देखो ना मेरी बात को, वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन is adequately and appropriately resource relative to the size of the entity and the nature of the operation। ओके सर, क्या इंटरनल ऑडिटर के पास में एडुकेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ऑडिटिंग में, साथ के साथ में सर इंटरनल ऑडिटर पोजेस द रिक्वायर्ड नॉलेज रिलेटिंग टू एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, मतलब ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एएस, ही शुड गुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है सर, साथ के साथ में सर एंटिटी, क्या एंटिटी ने बढ़िया पॉलिसीज बना रखी है रिलेटिंग टू हायरिंग ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिट फॉर इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट वर्क। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, कंपिटेंस के ये पॉइंट हो गए। अभी ऑब्जेक्टिविटी की बात सुनो ना सर। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अपना प्रोफेशनल जजमेंट कॉम्प्रोमाइज ना हो बिकॉज ऑफ बीसीसीआई, सी काट देना, बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। ठीक है सर, अभी ऑब्जेक्टिविटी सिंपल है सर, सिंपल लॉजिक है, आपका जजमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट इसी से रिलेटेड है। देखो क्या, पहले पहले तो ये वाला पॉइंट सबसे इजी है सर। क्या ऑडिटर क्या देखता है? ऑडिटर के लिए कुछ चेकलिस्ट होती है कि भाई ऑडिटर ये देखता है ऑब्जेक्टिविटी के लिए। सर क्या कोई कांस्टेंट या रिस्ट्रिक्शन प्लेस करे इंटरनल ऑडिटर पे बाय टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट, लाइक उसको बोला गया कि भाई तू एक्सटर्नल ऑडिटर से कम्युनिकेट मत करना, ऐसा कुछ है क्या? तो ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। वेदर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज फ्री ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या कि परचेज डिपार्टमेंट भी इंटरनल ऑडिटर संभाल रहा है और उसकी ऑडिट भी वही कर रहा है। ठीक है, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। ही शुड बी फ्री ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, फिर ये इंटरनल ऑडिटर किसको रिपोर्ट करता है? बेसिकली whether the organization structure status of the internal audit function including the function authority and accountability suggests the ability to be function to be of the function to be free from BCCI। बेसिकली वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और सर लास्ट पॉइंट है सर, वेदर TCWG ओवरसी डिसीजंस रिलेटिंग टू इंटरनल ऑडिट फंक्शन, लाइक रेमुनेशन पॉलिसी कौन डिसाइड कर रहा है, TCWG कर रहा है या मैनेजमेंट कर रहा है? अगर मैनेजमेंट ही कर रहा होगा तो ऑब्वियसली सर वो मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाएगा। मैनेजमेंट कुछ गलती कर भी रहा होगा तो वो TCWG वालों को बता ही नहीं पाएगा। हाँ सर। सर तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस यू शुड नो स्पेसिफिकली। डन सर, क्लैरिटी है। देन भाई मेरी बात सुनना, ऐसे 520 पे आ जाओ। ऐसे 520 पे आ जाओ सर, बड़ा इजी स्टैंडर्ड है ऐसे 520। एंड फॉर दिस अटेम्प्ट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग MCQ ऑफ 4 मार्क्स। आपको MCQ चाहिए क्या? बोलो ना, बोलो ना, MCQ की प्रैक्टिस चाहिए क्या? बताओ मेरे को। MCQ 4 नंबर का मेरे को बिल्कुल लग रहा है सर यहाँ से आने वाला है। ठीक है सर, ऐसे 520 पहला क्वेश्चन, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर of MNO Limited CA Kishore identifies certain inconsistency while applying analytical procedure। ठीक है, what should CA Kishore do in the case with reference to ऐसे 520? मेरी बात सुनो ना सर, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए, आपको कुछ इनकन्सिस्टेंसी मिली, आप क्या करोगे सर? इंक्वायरी करो। किससे सर? मैनेजमेंट से। अच्छा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्स करेगा, हाँ सर, तो रिस्पॉन्स को इवेल्युएट करो। पहले तो सबसे बेसिक काम ये करो। अगर आपका काम ठीक है नहीं होता, अगर काम हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं काम होता तो सर ऑब्वियसली यू नीड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, देखो ना सर, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज। बेसिकली क्या करो, ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज मे बी ऑब्टेन बाय इवैल्यूएटिंग दोज रिस्पॉन्सेज टेकिंग इनटू अकाउंट ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग एंड विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। आपको इंक्वायरी तो करनी है, साथ के साथ में उनके रिस्पॉन्सेज को भी इवैल्यूएट करना है। ऐसा नहीं है ना कि केवल इंक्वायरी करने से काम हो गया, वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको देखो ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑडिट एविडेंस अर्लियर ऑब्टेन। साथ के साथ में सर परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। तो ऐसे केस में सर ऑडिटर यही करेगा सर, वो इंक्वायरी करेगा, इवेल्युएट करेगा उनके रिस्पॉन्सेज को, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। दैट्स हाउ ऑडिटर नीड टू प्रोसीड। डन सर, फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन। डन सर। Then, what are the factors that determine the extent of reliance that the auditor places on the result of analytical procedure explained with reference to SF520 analytical procedure? मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ ना भाई, मैंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया है बट बताना ज़रूरी है। सब्सटेंटिव
एनालिटिकल प्रोसीजर, इसकी सर 4 सब हेडिंग है, ठीक है, और 4 सब हेडिंग के खुद के सब पॉइंट्स है। क्वेश्चन कैन बी आस्क ऑन एनी पॉइंट, एनी सब टॉपिक, एनी सब टॉपिक क्वेश्चन कैन बी आस्क, ठीक है। मेरा सजेशन है, अगर ऐसे 520 नहीं आता ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ऐसे 520, नहीं तो सर्च कर लेना ऐसे 520 सक्षम जैन, आपको मिल जाएगा वीडियो। दैट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल वीडियो दैट हैज़ कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ऐसे 520। माई सजेशन इज़ कि एक बार देख लो अगर नहीं आता तो, है ना। क्वेश्चन सर चारों में से किसी पे भी पूछा जा सकता है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मैंने रेफरेंस के लिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा से रिलेटेड, बट क्वेश्चन कैन बी आस्क फॉर एनी सब हेडिंग। ये चीज़ को दिमाग में लेके चलना है इस क्वेश्चन में। डन सर, क्लैरिटी। तो ये बेटा आपके लिए होमवर्क है। डन सर। अच्छा, फिर दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। CAM, auditor of a company, has planned to use substantive analytical procedure during the course of audit. In this regard, he has decided to use such procedures in the following areas: for testing relationship between sales and cost of sales. सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा सकते हैं क्या? हाँ सर, ये तो ठीक है सर। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्टेबल नेचर है, प्रिडिक्टेबल नेचर है। अगर प्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ आइटम्स है ना, तो आप यहाँ पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हो। सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो प्रिडिक्टेबल नेचर, ठीक है। फॉर टेस्टिंग राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर टेस्टिंग राइट्स ओवर सर्टेन असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस। भाई मेरी बात सुनो ना, कभी भी आपको सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के राइट्स के बारे में पता नहीं पड़ता, कभी भी पता नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना गलत हो जाएगा। देखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर is also affected by the nature of assertion, may be more effective in providing evidence for some assertion like completeness and valuation, but not for rights and obligation, and this can be asked in MCQ also, ठीक है। ये करके जाना भाई, MCQ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंड ऑब्लिगेशन का आपको इतना आइडिया नहीं मिलता व्हेन यू आर अप्लाइंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। डन सर, तो ये छोटी सी बात थी, आपको ध्यान में रख के चलनी है। डन सर। देन लेट्स मूव टू ऐसे 530 पार्ट। ऐसे 530 पार्ट, ऐसे 530 आई होप आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये 2 क्वेश्चन कर पाओगे। मेरी बात को सुनो ना, मैं आपको ऐसे 530 की अप्रोच बता देता हूँ। ऐसे 530 सर, ऐसे 530 में मैंने 2 क्वेश्चन इंक्लूड करे, उसके पीछे लॉजिक है। आपको पूरा स्टैंडर्ड MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना है। आपको पढ़ते समय केवल और केवल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट। डन सर। आपको सर याद क्या करना है? सर याद भी तभी कर पाओगे जब वो टॉपिक समझा हुआ है, अदरवाइज वो लैंग्वेज लिख नहीं पाओगे। सर आपको MCQ तो मैंने बता दिया, 2 टॉपिक तो ऊपर लिखे हुए, बाकी एक बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, साइंटिफिक, ये कर लेना, ठीक है। 2 टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, इनको अच्छे से कर लेना, और बाकी के सर पार्ट को सर प्लीज़ स्टडी लॉजिकली। अगर आप लॉजिकली सब करके गए ना, यू विल बी एबल टू हैंडल ऐसे 530 प्रॉपरली, इवन इन लास्ट 1.5 डेज रिविजन। अदरवाइज इट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, क्योंकि ऐसे 530 लंबा है, बड़ा है, ठीक है, और एग्जाम टाइम में ये बच्चा छोड़ के चल जाता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड जहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। एंड अगेन आई एम सेइंग, दिस कैन बी अ स्टैंडर्ड जहाँ पे आपको 4 नंबर के MCQ मिल रहे हैं इस अटेम्प्ट में। अगेन आई एम सेइंग, ठीक है, दिस कैन बी अ ट्रिकी पार्ट दैट कुड बी आस्क इन दिस अटेम्प्ट, ठीक है सर। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन पहले करवाता हूँ। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर द ऑडिटर टू प्रोजेक्ट मिसस्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर थ्रू ऑडिट सैम्पलिंग। मेरी बात को सुनो ना, क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप है ना, सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर लगाते हो, और उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन पे क्या कर देते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। हाँ सर, तो आप क्या करते हो सर, मिसस्टेटमेंट को आप प्रोजेक्ट कर देते हो पूरी पॉपुलेशन पे, ठीक है सर। बट इसमें सर छोटी सी बात क्या होती है, आपको है ना एनोमोली आइडेंटिफाई करना होता है। सर एनोमोली क्या होता है? जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, मतलब अलग ही है, हटके है। तो मैं क्या कहता हूँ सर, ये जो भी आपके मिसस्टेटमेंट मिले ना, जो भी आपके मिसस्टेटमेंट मिले ना सर, उसमें आप क्या करो सर, एनोमली आइटम को तो अलग कर दो पहले, सेपरेट एनोमली आइटम।
ठीक है, और नॉन एनोमली आइटम है ना, नॉन एनोमली आइटम सर इस पे प्रोजेक्शन लगा दो। ठीक है, अब फाइनली क्या करोगे सर, आप ये प्रोजेक्शन वाला और ये जो एनोमली आइटम है ना इसको ऐड ऑन कर दो। एनोमली प्लस प्रोजेक्टेड ऑफ नॉन एनोमली। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अच्छा एक चीज बताना सर, एनोमली ऐसे ही नहीं बोल देते किसी को भी, यू नीड अ सर्टेनिटी, हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, और ये हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी से रिलेटेड आपको ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है क्या, मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है भाई साहब, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आपका ये रहा पूरा आंसर। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना सर, टेस्ट ऑफ डिवीजन में तो आप प्रोजेक्शन करते हो, कंट्रोल्स में आपको प्रोजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वो रेट सेम ही रहती है। ठीक है, ये छोटी सी बात ध्यान रखना, बाकी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझा दिया, इसको आप रीड करोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों क्वेश्चन का बता दिया, एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड दोनों को लिंक करके बता दिया है। ऑडिटर प्रोजेक्ट सैंपल मिसस्टेटमेंट टू एस्टिमेट द स्केल ऑफ मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। हाउएवर प्रोजेक्शन अलोन इज नॉट सफिशिएंट, आपको क्या करना होता है सर, एनोमलीज को पहले एक्सक्लूड करना होता है, और बाकी पॉपुलेशन, बाकी जो नॉन एनोमलीज है ना उसमें प्रोजेक्शन कर दो। हाउएवर देयर अनकरेक्टेड इफेक्ट में स्टिल बी कंसीडर्ड अलोंगसाइड विद नॉन अनोमलिस प्रोजेक्शन। एनोमली क्या होता है सर, मे बी डिफाइंड एज ए मिसस्टेटमेंट और डिवीजन दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिवली नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपका ये आंसर बना है। डन सर। अच्छा, दिस क्वेश्चन हैज नेवर बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम। हाउ ऑडिटर एनालाइज नेचर एंड कॉज ऑफ डिविजन्स एंड मिसस्टेटमेंट। जो मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाया ना उसी से लिंक है पूरा। ठीक है, एक में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। बेसिकली ऑडिटर क्या करता है, डिविजन मिसस्टेटमेंट मिलते हैं ना, तो सबसे पहले वो जो कॉमन फीचर वाले होते हैं ना, कॉमन फीचर वाले मिसस्टेटमेंट को एक जगह कर देता है। उन पे फिर वो क्या करता है सर, ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, देखने के लिए कि सर क्या कोई फ्रॉड वाला एंगल भी है क्या। अच्छा मेरी बात को सुनो ना, इसके बाद में बेसिकली ऑडिटर जानने की कोशिश करता है सर क्या, नेचर एंड कॉज ऑफ डिविजन एंड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड। नेचर क्या है, कॉज क्या है, रीजन क्या है। ठीक है सर, एंड फाइनली व्हाट ऑडिटर डू, ऑडिटर रेयर सर्कमस्टेंसेज में किसी मिसस्टेटमेंट डिवीजन को एनोमली बोलता है, और अगर वो एनोमली बोलता है तो ही नीड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी के लिए सर ऑडिटर क्या करेगा सर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ताकि वो कह सके कि यार दिस इज अ एनोमली। आप बात को समझेगा सर, मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक ही में समझा दिया था। डन सर। सो दिस वॉज आर वेरी क्विक वीडियो, जहाँ पे हमने सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे अबाउट द ऑडिट एविडेंस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मेक श्योर आप इसको पूरा रिवाइज कर रहे हो, एंड मैं आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में है ना कुछ माहौल बनाऊंगा, कुछ अलग तरीके से करूँगा, ताकि आपका एमसीक्यू पे ग्रिप बने। आई विल बी डूइंग, एक बार ये कंप्लीट हो जाए फिर मैं टेकअप करूँगा। ठीक है सर, वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर दो, एंड कमेंट करके बताना सर कैसा लगा आपको, मज़ा आया क्या, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ क्या आपका, प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।